नमस्कार। आज बात करने वाले हैं गोल्ड को एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी जो कि कहती है रिटेल में हमारी मल्टीनेशनल्स कामकाज करती नज़र आती है कंपनी। कंपनी का नाम है राजेश एक्सपोर्ट। उसके वेबसाइट्स पर जब देखते हैं तो गेबल गोल्ड और ज्वेलरी में कामकाज करती नज़र आती है। जबकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा एक न्यूज़ आर्टिकल्स चल रही थी। बेसिकली देखने को ये मिली कि गोल्ड की प्राइस आगे चल कर के काफ़ी मोमेंटल हो सकता है। उसमें किसको किसको बेनिफिट हो सकता है वो देखा जाए तो जो कि गोल्ड से बनाने वाली जो भी कंपनियां हैं, गोल्ड से जो ज्वेलरीज बनाती है मेन गोल्ड से, उसकी जो है वो इंक्रीमेंटल हो सकती है मार्केट में। लेकिन ये काम ये कंपनी की बात करें राजेश एक्सपोर्ट की, तो राजेश एक्सपोर्ट में ऐसा क्या लग रहा है जो इसके चार्ट में क्या है ऐसा जो लगातार इसके चार्ट में गिरावट है। और गिरावट के बाद अभी फिलहाल जो कि गिरावट था इसका कह सकते हैं इसकी स्लिप वाली गिरावट चल रही थी पिछले जो पीरियड से। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आके ऐसा ट्रेंडिंग बनती नज़र आती है जहाँ पे कुछ दिनों से मैं कह सकता हूँ कुछ दिनों से स्टॉक ने एक सपोर्टिंग जोन के आसपास खड़ी हुई है। और ये सपोर्टिंग जोन इसकी ये बनती नज़र आती है जहाँ पे ये बार बार आके अटकी है और इससे ज़्यादा गिरी नहीं है। अर्थात इसकी सपोर्टिंग जोन और साथ में देखा जाए रेजिस्टेंस की तरफ, तो रेजिस्टेंस भी इसका निकल के आती है। रेजिस्टेंस की बात करें तो शायद इसकी रेजिस्टेंस निकल के आती है इसके आसपास। देखा जाए तो इसके आसपास तक निकल के आती है जहाँ पे लगातार स्टॉक्स एक तरह से सेम टाइम जोन में निकल के आती नज़र आती है। यदि मैं इसको आकलन करूँ तो इस हिसाब से देखा जाए इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में स्टॉक लगातार इसी जोन में खेलती नज़र आती है। तो अभी अभी मार्केट का क्या रिएक्शन आने वाला है थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप चाहो तो इंडिकेटर का यूज करना इसको समझने के लिए। पर्पज से ढेर सारा इंडिकेटर्स के आइटम्स हैं। पहले हम चलते हैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। और कंपनी नॉर्मली जब देखा कि ये ज्वेलरीज में आइटम डील करती है और कंपनी कहती है इनकॉर्पोरेटेड इन 1989 नवासी में कंपनी बनी थी। राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरर ऑफ गोल्ड एंड गोल्ड प्रोडक्ट। और ये गोल्ड और गोल्ड से बनी हुई प्रोडक्ट को बनाती नजर आती है कंपनी। इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू निकल के आती है 516 रुपये के आसपास और करंट मार्केट प्राइस है करीब 289 के आसपास। अब इसमें क्या हुआ, ये स्टॉक भी देखा जाए करंटली तो ये अंडर वेटेड अंडर वैल्यूड स्टॉक है एक तरह से देखा जाए तो। अब इसकी जो अंडर वैल्यूड होने का रीजन है, क्या मार्केट में इसकी बुक वैल्यू के बेसिस पे परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है या फंडामेंटली सपोर्ट नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे देखा था स्टॉक की पी की बात करें तो 25 के आसपास निकल के आती है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इस कंपनी में जो इंडस्ट्री पी की बात करें तो वो भी 25 के आसपास से निकल के, मतलब स्टॉक की पी और कंपनी की इंडस्ट्री की पी दोनों में समांतर नजर आती है। उसमें कोई बड़ा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है। प्रमोटर की होल्डिंग 54% के आसपास है। और कंपनी इंट्रेंसिक वैल्यू की तरफ देख नजर डाले तो इंट्रेंसिक वैल्यू यहाँ पे 325 के आसपास निकल के आती है। प्राइस टू बुक के देखो तभी हमने कहा अंदर वैल्यूड स्टॉक नजर आती है जहाँ पे प्लेस जो है वो कुछ भी नहीं है प्रमोटर्स का। आरओसी के 3.23 के आसपास और आरओई करीब 2.24 के आसपास निकल के आते हैं। ईपीएस की तरफ ध्यान दे तो ईपीएस निकल के आते करीब 11.5 के आसपास और बाकी करंट रेशियो को देखो तो 2.7 आसपास। और इन सभी को आकलन करते हुए देखा जाए तो कंपनी की फेस वैल्यू है 1 रुपये का फेस वैल्यू और बाकी सारा का सारा जो बुक वैल्यू और करंट मार्केट प्राइस और मार्केट कैप बारे में आपको पता ही है, जो कि हम करंट मार्केट प्राइस से नंबर ऑफ शेयर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल जाता है करंट मार्केट प्राइस और सॉरी मार्केट कैप। इसको हमने अब देखते हैं इसका नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो करीब 29 लाख या 29 करोड़ के आसपास निकल के आती है। समझते हैं आगे कंपनी के बारे में क्या कहती है कंपनी की फंडामेंटली, जो कि फंडामेंटली इतना यदि स्ट्रांग होता तो फिर यहाँ पे चार्ट में लगातार डिक्लाइन क्यों हो रही थी लगातार। और लगातार डिक्लाइन के बाद देखें चार्ट को और जितना पीछे ले जाएंगे, पीछे ले जाने के बाद स्टॉक में डिक्लाइन ही डिक्लाइन नजर आती है। और फिलहाल आकर के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटल एक स्टेबिलिटी नजर आती है। और ये स्टेबिलिटी क्या इसके बिजनेस सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही है, तो इसी को समझने के हम प्रयास कर रहे हैं। चलते हैं इसको समझने के लिए और इसका स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ ध्यान दें तो इसका कंसोलिडेटेड डेटा काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव मोमेंट में देखने को मिलता है। यहाँ पे सेल्स इनका काफ़ी इंक्रीमेंटल की तरफ मूवमेंट करती दिखी है। अब आगे कहते हैं इसके बारे में क्या कहती है राजेश एक्सपोर्ट के बारे में।
तो नियरली देखा जाए 288 के आसपास अर्थात 300 के आसपास की प्राइस है। इसकी ऊपरी सतह की बात करें तो 290 के आसपास, लोअर साइड की देखा है तो 259 के आसपास, अर्थात ये देखा जा सकता है यहाँ पे जो 290 अर्थात 600 मान लेते हैं इसको, 250 से लेकर के 600 तक का इसने एक सफर तय किया था। फिलहाल इसके स्टॉक कितना पे कामकाज करती नजर आती है, गिरावट में 288 के आसपास, अर्थात ये जो बॉटम लाइन था इसका उसकी सतह से थोड़ा सा ऊपरी सतह पे कामकाज करती नजर आती है, जो कि थोड़ी सी इसकी निचले से थोड़ी सी जंप नजर आती है, जहाँ पे हमने चार्ट में देखा कि लगातार गिरती हुई स्टॉक थी और गिरती हुई स्टॉक में यहाँ पे एक स्टेबिलिटी नजर आती है, इस प्राइस के आसपास दोबारा आती है। इससे पहले इस प्राइस पे, जिस प्राइस को एक बार टच किया इसने, उस प्राइस पे दोबारा नहीं आती थी। यदि हम पिछला कुछ पुराना डेटा को खंगाल के देखें तो इसमें ये नजर आती है, जब जिस भी प्राइस पे ये एक बार आई उसके बाद ये एक बार यहाँ पे सपोर्टिंग जोन बनाया था। सपोर्टिंग जोन बनाने के बाद कंपनी ने अच्छी खासी भागी थी यहाँ पे। यदि सपोर्टिंग जोन बनाने के बाद देखिए इसमें अच्छी खासी यहाँ से उछाल आई थी, उछाल के बाद फिर सस्टेन नहीं कर पाया, सस्टेन के बाद फिर दोबारा गिरावट है, उसके बाद कभी उस सस्टेनेबल लाइन पे स्टॉक की प्राइस दोबारा नहीं आई। एक दो बार आती है लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलती है जो यहाँ पे क्या नज़र आता है, जो सस्टेनिटी नज़र आती है पिछले कुछ हफ्ते से, जहाँ पे टाइम फ्रेम की देखें तो अभी मार्च से लेकर के 2-3 महीने के अंदर सस्टेन करती नज़र आती है स्टॉक। अब इसकी देखा जाए तो ये कंपनी जेम्स ज्वेलरी एंड जो कि वॉचेस बनाती है, बेसिकली वॉचेस नहीं बनाती, वॉचेस के ऊपर कामकाज करती नज़र आई हो सकती है, जहाँ पे जेम्स और ज्वेलरी लगाती होगी। एक साल के चार्ट को हम देखें तो एक साल के चार्ट में इसके ट्रेंडिंग लगातार डिक्लाइन वाली निकल के आती है और यहाँ से यहाँ तक देखें तो यहाँ पे सीधे सीधे ये दिखती है ये स्टॉक ने लगातार एक गिरावट वाली पोजीशंस बनाई थी। फिलहाल तो यहाँ से देखा जाए तो इसको इस तरह से सपोर्टिंग लेवल की तरफ देखा जाए तो सपोर्टिंग इसका कहाँ पे बनता नजर आता है, ये लगातार सपोर्टिंग यहाँ पे जाके लगातार बनती है। उसके बाद इसके बाद मार्केट क्या होती है, मार्केट सस्टेन करती नजर आती है, जो कि हम इसको अभी कह रहे थे कि मार्केट इसने गिरावट के बाद यहाँ पे मार्केट सस्टेनिटी के साथ, क्योंकि यहाँ भी देखेंगे तो मार्केट सस्टेन थोड़ा सा किया था लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया, आगे के लिए आगे कर नहीं पाया, लेकिन यहाँ से गिरावट वाली सिचुएशंस बनती नजर आई दोबारा और वही टाइम फ्रेम यहाँ पे निकल के आता है। अब इसकी तरफ देखा जाए तो यहाँ पे फिलहाल यदि इसको रेजिस्टेंस की तरफ देखा जाए तो रेजिस्टेंस यहाँ पे इस हिसाब से यहाँ तक आ सकती है, क्योंकि मार्केट चढ़ेगा तो बाद में फिर यहाँ के आसपास यहाँ तक। दोस्तों मैं कोई भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, पहले बता दूँ, आप इसको जाकर के इंडिकेटर का यूज कर सकते हो। ये मैं अपने जो तरीका है समझने के लिए उसी के बेसिस पे समझने का प्रयास करता हूँ कंपनी के बारे में। इसका रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट इसका आ चुका है लेटेस्ट अपडेट में 31 जून का कोई अपडेटेड नहीं है इसमें डेटा। कॉर्पोरेट एक्शन तरफ ध्यान दिया जाए तो कंपनी डिविडेंड्स 24 में अभी तक कुछ दिया नहीं है, उसका लगता है एजीएम के बाद डिविडेंड का डिक्लेरेशन देती है कंपनी, जो कि ₹1 का डिविडेंड रहा और फेस वैल्यू भी इसकी कितने की रही है, फेस वैल्यू भी ₹1 का रहा तो 100% का डिविडेंड देती है। अब आते हैं रिजल्ट की तरफ, रिजल्ट क्या कहते हैं। रिजल्ट की तरफ देखा जाए तो कंपनी में जबकि इसका सेल्स इंक्रीज करती नजर आती है, रिवेन्यू इंक्रीज करती है लेकिन नेट प्रॉफिट डाउन हो जाती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डाउन है और नेट प्रॉफिट मार्जिन डाउन है, क्योंकि ये सब के सब प्रॉफिट के ऊपर डिपेंडेंसी बना के बैठी है। तो ये थोड़ा सा पार्ट्स था इसके लिए, जहाँ पे रिवेन्यू मॉडल इंक्रीज करती है लेकिन बाकी सारी चीज़ डिक्लाइन करती नजर आती है। इसी चीज़ को हम कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ ध्यान दिया जाए तो क्या निकल के आती है, ये इनकी शोरूम वगैरह की हो सकती है पिक्चर्स, इनकी वेबसाइट्स के ऊपर एनिमेशन चल रहा है। क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं करनी आती, इसलिए मैं किसी कंपनी को स्टडी करने से पहले उसके वेबसाइट्स पे जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको साथ में लेके और देखा जाए तो मैं उसको साथ में एक वेबसाइट के साथ साथ उसके इमेज को प्रेजेंट कर देता हूँ, क्योंकि वो स्पॉन्सर्स और देखा जाए तो कोई भी प्रमोशंस मैं नहीं करता हूँ किसी ब्रांड को लेकर के या किसी कंपनी को लेकर के या किसी स्टॉक को खरीदने या बेचने को लेकर के। अब हम क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ ध्यान दें तो क्वार्टरली रिजल्ट किसका क्या आता है, जहाँ पे हम कंसोलिडेटेड डेटा में देखें 64,000 करोड़ के आसपास था, वहाँ से 91,000 करोड़ के आसपास का इसका रिवेन्यू इंक्रीज करता है। तो ये इसको कहा जा सकता है टॉप ऑफ द नहीं काम कर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी करीब 1,15,000 तक गया था इसके वैल्यूएशन। तो अभी फिलहाल यहाँ पे देखने को मिली कि इस साल में जो कि जून से लेकर के अभी इस साल में गिरावट देखने को मिला था इसके रिवेन्यू मॉडल में, अर्थात इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा डाउन हुआ। इसके बाद देखा जाए तो कंपनी की ऑलमोस्ट करीब 32 करोड़ का लॉस है। इससे पहले देखा जाए तो कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट में चल रही थी और इस क्वार्टर में आकर के क्या हुआ, इनका लॉस हो गया। अर्थात अभी लॉस मेकिंग के बाद भी कहाँ करती नजर आती है, सस्टेनेबल करती नजर आती है, बिजनेस सस्टेन करती नजर आती है, स्टॉक सस्टेन करती नजर आती है। अब ईयरली डेटा की बात करें तो ईयरली में क्या निकल के आती है, ईयरली में देखा जाए तो उनके पास
करीब 31 करोड़ से चेंज, 31,000 करोड़ से चेंज होकर काफ़ी ईयरली में करीब 280 करोड़ के आसपास जाता है। और ये भी एक अच्छा सा नहीं, क्योंकि इससे पहले भी 340 करोड़ तक गया था इसका, वो इसके बाद भी 243 करोड़। तो ये मतलब सेकंड ऑफ द ईयर कामकाज करती नजर आती है आज तक के हिस्टोरिकल डेटा में। इसी बेस पे देखा जाए तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो कुछ भी नहीं है, जीरो है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कुछ बचा ही नहीं है। आखिर अदर इनकम की साइड देखा जाए तो अदर इनकम में सब मिला करके देखा जाए तो करीब 336 करोड़ का सस्टेन प्रॉफिट करती है। लेकिन इस कंपनी का पहले का जो डेटा था वो काफ़ी अट्रैक्टिव रहा, जो कि 1400 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1300 करोड़ के आसपास, 1266, 1244। अर्थात यहाँ पे आके थोड़ा सा डाउन शेयर देखने को मिला। एक यहाँ पे छोटा सा डाउन शेड था, लेकिन डाउन शेड एक बड़ा लंबा था, क्योंकि वाई वाई के हिसाब से यदि कंपेयर किया जाए तो लंबा नुकसान देखने को मिला है। चलते हैं आगे और समझते हैं इसका बैलेंस शीट में क्या निकल के आता है। इसके एसेट्स के पार्ट के देखा इसका एक तो इसका देखा है रिजर्व एंड सरप्लस को देखा था, रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्रीज करती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ देखा जाए इनकी एसेट्स की साइड में तो अदर एसेट्स की हम देखें, एक एसेट्स में फिक्स, इनके पास जो फिक्स एसेट्स हैं और फिक्स एसेट्स में क्या निकल के आती है, यहाँ पे लैंड्स बिल्डिंग में कुछ भी नहीं है। पहले कुछ डेटा निकल के आती थी, फिलहाल यहाँ पे कुछ डेटा अपडेटेड नहीं देखने को मिलती है। टेंजिबल एसेट्स में इनके पास एक देखने को आती है 863 करोड़ के आसपास। इंटेंजिबल जो कि उनकी गुड्स और मार्केट गुडविल की बात कर रही है। इसके बाद देखा जाए तो इनके पास जो एसेट्स के साथ अदर करंट एसेट्स में है, तो उनके पास करंट डेटर्स की बात करूँ तो डेटर, अरे वो यहाँ पे इनका क्या मामला है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुकता क्यों, क्योंकि हमेशा स्टडी के दौरान है किसी बिजनेस को आप जब डेवलप करते हो तो बिजनेस के लिए क्या क्या चाहिए होता है। बिजनेस के लिए जब आप पैसे लगाते हो तो पैसा आना भी तो चाहिए। तो यहाँ पे देखने को आती है जो कि इनका डेटर्स का पार्ट्स जो देखा ना, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये लगातार इंक्रीज करता जाता है, क्योंकि ठीक है इंक्रीज करता है, इसका सेल्स भी इंक्रीज करता है, चलिए इसको मान लेते हैं। लेकिन इसका परसेंटेज यदि देखें तो 11,304, अर्थात टोटल देखें तो टोटल जो इनका सेल्स रहा वो कितने का था। टोटल सेल्स निकल के आया है 2,80,000 का। तो 2,80,000 में 11,000 करोड़ के आसपास का था, ठीक है, तब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ही इसका डेटर्स पास थोड़ा सा कम ही है, तब तो ज़्यादा इशू की बात नहीं। और डेटर्स रिसीवल्स कितने दिन में, तब 15 दिन में इनके पास रिसीवल, ये भी इनके लिए चिंता की बात ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इससे पहले हाँ यहाँ पे थोड़ा सा चिंता की बात देखिए 11 दिन में पैसा आता था। और जो कि इनका जो कि वेंडर है, वेंडर को पेमेंट ये पहले देते हैं, तो इसमें थोड़ा सा चिंता की बात ये है जब इनको अपने वेंडर को पेमेंट अपने पॉकेट से देना होता है, और जो इसके जो बाकी जो इनके कह सकते हैं पैसा आता है, उनके पास पैसा डबल दिन में आता है, अर्थात 1 सप्ताह में पैसा देते हैं किसी को और 2 सप्ताह में पैसा लेते हैं, ऐसी स्ट्रेटजी निकल के आती है। अब आते हैं शेयर होल्डर की तरफ, जहाँ पे एक नज़र डालें शेयर होल्डर क्या कहती है। शेयर होल्डर में देखा जाए तो इनके पास जो पोजीशंस है वो क्या पोजीशन बनाती नजर आती है। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विथ बेल आइकन के साथ, क्योंकि आपके पास इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो जहाँ पे हम बिजनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस और स्टॉक मार्केट की लर्निंग से रिलेटेड वीडियो क्रिएट करते हैं एज ए लर्निंग पर्पज़ के लिए। चलते हैं टॉपिक में, जहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर रहे थे। तो प्रोमोटर्स के पास जो होल्डिंग थी वो उसमें 54% की होल्डिंग, जहाँ पे राजेश जसवंतरल जो कि मेहता जो कि मेन प्रोमोटर्स हैं इसका। एफआई की तरफ ध्यान दे तो एफआई काफ़ी डीआई से ज़्यादा बुलिश है, जो कि 15% की होल्डिंग है, जिसमें ब्रिज इंडिया फंड्स, एशिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, मॉरिशस। अक्सर इंडिया में एक चीज़ देखने को मिला है, जहाँ पे हम चर्चा करते रहते हैं ना, इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा यदि किसी कंपनी में हम देखते हैं तो वो सबसे ज़्यादा देखते हैं मॉरिशस। अब मॉरिशस में ऐसा क्या है, हम इसको भी एक बार एक स्टडी करने का प्रयास करेंगे। आखिर मॉरिशस की अर्थव्यवस्था हमारे इंडिया से कितनी बेहतर है या कितनी ज़्यादा बेहतर है। जो सबसे ज़्यादा फंड जो स्टॉक मार्केट में आती है, वो चाहे वो अदानी ग्रुप्स हो चर्चा कर लें या किसी बड़ी ग्रुप्स की बात करें, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फंड मॉरिशस से ही देखने को आती है। क्योंकि मॉरिशस के रूट से ऐसा लगता है कि या तो ईजी है फंड लाना इंडिया में, ऐसा हो सकता है, तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। डीआई की तरफ ध्यान दो, डीआई में 11% है, जिसमें एलआईसी की सबसे बड़ी 10% की होल्डिंग है इसमें। और पब्लिक की तरफ ध्यान दे तो पब्लिक में क्या निकल के आती है, पब्लिक में निकल के इनके पास कुछ बड़े इन्वेस्टर के तौर पे देखा है तब धीरज लाल्स, जो कि उनके लगता है उनके रिलेटिव्स, बाकी कुछ होंगे, उनकी जो कि पोजीशन है लगातार उसी के आसपास बनी हुई है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। इसके बाद देखा जाए तो एक और निकल के आती है पार्थिवंश,
और इसका भी 2% के आसपास, अर्थात देखा जाए तो 19% में 4, 2, 6, 7% की होल्डिंग इनकी है। नियरेस्ट 12% की होल्डिंग जो है वो रिटेल इन्वेस्टमेंट के पास है, और जो इसके लेकर के एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से मार्केट में स्टेबिलिटी नज़र आती है फिलहाल मार्च क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो। अभी यहाँ पे मैंने इसको एक ऑब्जर्व किया, जो यहाँ पे बाकी चार्टों से डिफरेंस ये है बाकी टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो यहाँ पे मार्केट में थोड़ी सी एक सस्टेनेबिलिटी नज़र आती है। और इसका जब एजीएम होगा तो एजीएम में और सस्टेनेबिलिटी की बात करेगी कंपनी, उनके पास क्या फ्यूचर ग्रोथ की बात कर रही है कंपनी, उसका क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेकर के, कि आगे आगे क्या सोचती है मार्केट को लेके। फिलहाल इनके देखा जाए तो इनके पास जो रेजिस्टेंस की बात हो तो फिलहाल ये रेजिस्टेंस की तरफ ये मूव करता है स्टॉक्स, क्योंकि मूव करती नज़र आती है, क्योंकि देखा जाए तो इनके पास इस प्राइस के आसपास लगातार इसी के आसपास बनी हुई है। तो यहाँ पे देखा जा सकता है यदि यहाँ से सस्टेन करती नज़र आती है तो फिलहाल इनका लिए टारगेट ये और उसके बाद ये नज़र आएगी। और यदि नीचे की तरफ यदि मूवमेंट करती है तो स्टॉक ये इसके लिए फिर नीचे का सफ़र होगा, उसके बाद तो फिर मार्केट फिर उसका गिरने का सिलसिला चलता ही रहेगा, क्योंकि इसका ट्रेंडिंग ही ऐसा चलता नज़र आता है। एज ऑन डेट की परफॉर्मेंस की तरफ एक नज़र डालें तो क्या निकल के आती है, और एज ऑन डेट में देखा जाए तो कंपनी के परफॉर्मेंस बेस पे 10 साल में 58%, 5 साल में 60%, 3 साल में सब के सब नेगेटिव देखने को, क्योंकि इनका ट्रेंड जो है ना वो ट्रेंड लगातार इसके ट्रेंड देखेंगे, जहाँ से भी देखें ट्रेंड, तो ट्रेंड निकल के जहाँ से भी देखें लगातार गिरावट वाली है। और चार्ट में एक तरफ हम यहाँ देखें तो वाइट फील्ड की बात करती है कंपनी इसके पास, और यहाँ पे चार्ट देखें तो चार्ट हम पिछले 10 साल के चार्ट को देखें तो 10 साल के चार्ट में क्या नज़र आती है। अभी जो इसका मैं ये देखूँ, यदि 10 साल के चार्ट में आकलन करके देखूँ तो आकलन करके बाद ये निकलती है इसका जो एवरेज वैल्यू है ये आज से कब का तोड़ रखा है, ये आज से पहले जो इसका जो 2015 का एवरेज वैल्यू था उसी के आसपास आके खड़ी हुई है। इसके बाद देखा जाए कुछ और पॉइंट्स को लेकर के तो पॉइंट्स में ये निकल के आती है जो इनके पास एक सस्टेनेबिलिटी के आसपास कामकाज करती नज़र आती है, जहाँ पे इनके पास लगातार इस सपोर्ट पे बड़ी बार आई है, लेकिन सपोर्ट के बाद अच्छा खासा जंप भी किया है। इसके बाद देखा जाए तो इस सपोर्ट पे लगातार आई है स्टॉक्स, इस सपोर्ट से सस्टेन नहीं कर पाती नज़र आती है यहाँ से, लेकिन जो इसका सपोर्ट जो कि नीचे का सपोर्ट देखने को मिलती है, जहाँ पे लगातार ये गिरती नज़र आई है, उस पर सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाती है स्टॉक। तो ये था स्टॉक में थोड़ा सा पार्ट्स हमने समझने का प्रयास किया। जो डेट में देखा है तो स्टॉक में परफॉर्मेंस लेवल जो है वो एज गिरावट ही देखने को मिला है। इस तरह की चीज़ों हमने इसको यहाँ पे समझने का प्रयास किया। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के लर्निंग वाले वीडियो के लिए बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।